इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं ये यूपी पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ्स 3 का क्वेश्चन पेपर है और ये ऑड सेमेस्टर एग्जाम मार्च 2021 में पूछा गया था और आने वाले अप्लाइड मैथ्स 3 एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 4 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं पार्ट 1 में और इस पार्ट में हम उससे आगे करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर ई है, एक थैले में 3 लाल 6 सफेद और 7 काली गेंद हैं, तो 2 गेंद निकालने पर उसके सफेद और काली होने की प्रायिकता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, 3/20 है कि 7/20 है, 7/31 है या इनमें से कोई नहीं है। तो स्टूडेंट प्रायिकता का क्वेश्चन है और डिटेल लेक्चर आप पढ़ चुके होंगे। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता जो होती है ना, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है P बराबर वो होती है घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, ठीक है जी। ये प्रायिकता होती है मूलतः, ठीक है। अब एक थैला है, उसमें 3 लाल गेंदे हैं, 6 व्हाइट गेंदे हैं और 7 ब्लैक गेंदे हैं। टोटल मिला के कितनी गेंदें हुई? 7 और 6 13 और 3 16 गेंदें टोटल हुई। 16 गेंद में से 2 गेंद निकालनी है। जैसे थैले में गेंद 16 गेंदें रखी है, मिक्स है, कोई लाल कोई सफेद है ना। उसमें से बिना आंख बंद करके आपको एक गेंद निकालनी है, देखना है वो कौन सी गेंद है, कौन से कलर की है। तो जो दो गेंद आप निकालेंगे, जैसे एक गेंद निकाली सफेद रंग की होनी चाहिए, दूसरी गेंद निकाली काले रंग की, मतलब 2 गेंद निकालनी है आपको। 16 में से 2 गेंद निकालनी है और उसमें एक सफेद रंग की होनी चाहिए और एक काले रंग की होनी चाहिए। तो एक सफेद देखो, अब जब आप आंखें बंद करके निकालेंगे तो रेड भी निकल सकती है, ब्लैक भी निकल सकती है, दोनों ब्लैक भी निकल सकती है, दोनों रेड भी निकल सकती है, दोनों व्हाइट भी निकल सकती है। लेकिन एक सफेद और एक काली गेंद निकले, इसकी क्या प्रायिकता है? ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है? तो इसकी प्रायिकता क्या है? एक व्हाइट है ना, व्हाइट है, हाँ, एक व्हाइट एंड एक ब्लैक गेंद निकलने की प्रायिकता बराबर क्या होगी? घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, है ना। घटना के अनुकूल परिणाम क्या है भैया? देखिए, आपको एक व्हाइट गेंद निकालनी है ना। व्हाइट कितनी गेंद है इसमें? 6 गेंद है। तो 6 में से 6 व्हाइट गेंद में से एक गेंद निकलने की प्रायिकता क्या है? 6 गेंद में से एक व्हाइट गेंद निकले, 6 गेंद में से एक व्हाइट गेंद निकले, इसकी क्या प्रायिकता है? उसकी प्रायिकता होती है स्टूडेंट 6C1। 6 गेंद में से एक गेंद निकालने की प्रायिकता 6C1 होती है। 6 गेंद में से 2 गेंद सफेद निकालने की प्रायिकता अगर पूछा जाता है, 6 सफेद गेंद में से 2 गेंद सफेद निकलने की प्रायिकता, तब 6C2 होता। इस चीज का ध्यान रखना। 6C1 एंड और का मतलब इनटू होता है, अगर या होता तो प्लस होता। इस चीज का ध्यान रखना। एक सफेद और एक ब्लैक, अगर ऐसा होता है कि एक सफेद या एक ब्लैक, तब यहां पे प्लस लगता। और का मतलब इनटू होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। और एक काली गेंद, और मतलब इनटू एक काली गेंद। तो अब काली कितनी है भैया? काली है जी आपकी 7 काली गेंद में से एक गेंद निकलने की प्रायिकता क्या है? 7C1 बस। अपॉन घटना के अनुकूल परिणाम हो गया। अब कुल संभव परिणाम क्या होगा भाई? 16 गेंदे हैं, 16 गेंदे में से 2 गेंदे निकालनी है। तो कितनी तरीके से निकाल सकते हैं? उसमें चाहे सफेद भी हो, चाहे कुल संभव में तो सारा होगा। दोनों सफेद भी हो सकती है, एक सफेद एक काली हो सकती है, दोनों रेड भी हो सकती है। तो 16 गेंद में से 2 गेंद निकालने की किस तरीके से निकाल सकते हैं आप? तो 16C2 2 गेंद, हाँ, तो 16C2 कुल परिणाम, टोटल गेंद में से 2 गेंद निकालने की प्रायिकता, वो कोई सी भी हो सकती है, लेकिन ऊपर केवल वही घटना के अनुकूल परिणाम, मतलब वही जो निकालनी है। ठीक है, समझ गए? बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ गए आप तो समझो कि आपका क्वेश्चन हो गया। 6C1 देखो, NC1 परमुटेशन कॉम्बिनेशन डिटेल लेक्चर नहीं पढ़े तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए।
NC1 का मान n होता है, तो 6C1 का मान भी 6 होगा, कॉम्बिनेशन, C मतलब कॉम्बिनेशन, ओके, इंटू 7C1 का मान भी 7 होगा, अपॉन 16C2 को सॉल्व करना। 16C2 देखो, 16C2 का मतलब जब सॉल्व करते, शॉर्टकट तरीका, एक फॉर्मूला भी होता है लेकिन शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं मैं। 16C2 को कैसे सॉल्व करते हैं कि 16 से शुरू करो और एक एक कम करते मल्टीप्लाई कर, 16 गुणा 1 कम 15, लेकिन उतने नंबर तक जितना नीचे है, 2 है नीचे तो 2 ही नंबर तक, पहला दूसरा बस 2 तक, और नीचे 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 into 1। तो कुल मिला के 16C2 को आप लिख सकते 16 गुणा 15 बटे 2 गुणा 1, ठीक है। तो प्रायिकता के साथ साथ आपको कॉम्बिनेशन का ज्ञान भी होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, है ना। वो आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में कर चुके होंगे। 6 into 7, 2 ऊपर चला जाएगा भैया, है ना, 2 into 1 मतलब 2 अपॉन 16 गुणा 15। अब इसमें से काट दीजिए जो कटता है, 2 अट्ठे 16, 2 3 6 और 2 चको 8, 3 से 15 काटो, 3 पंजे 15, तो कुल मिला के क्या हुआ, ऊपर बचा केवल 7 और नीचे बचा 5 चौके 20, 520 आंसर। अब ऑप्शन देखो इसमें, हाँ ये देखिए सेकंड ऑप्शन है 7 बटे 20 आगे, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब चलते हम आपके एक और नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस। ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको और इसका रैंक बताना है। इसको हिंदी में कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं, कोटि, कोटि कोटि, हाँ। तो चलिए क्या करें भैया इसमें, बताइए, ओके बताइए 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 भैया। हाँ, तो इसमें देखिए ऐसा है कि जब भी किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालना हो, रैंक, तो रैंक क्या होता है, देखो सबसे पहली बात तो ये कि भाई रैंक पता होना चाहिए आपको, है ना, डिटेल लेक्चर में पढ़ा होगा आपने, है ना। रैंक क्या होता है, रैंक होता है नंबर ऑफ 0 rows in a upper triangular matrix, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ 0 रोज कितनी है। अब बात आती है भैया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। भैया ऐसा है कि जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स दे रखी है ना, 0 2 3 0 4 6 0 6 9, ठीक है जी, ये मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट, मेन डायगोनल ये होता है, हाँ ये मेन डायगोनल होता है, इसको मेन डायगोनल बोलते हैं, ये इसको मेन डायगोनल बोलते हैं, मैट्रिक्स का मेन डायगोनल। उसके नीचे के सारे एलिमेंट जब 0 होते हैं तो उस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इससे नीचे के सारे एलिमेंट 0 हैं कि नहीं, नहीं है, पूरे नहीं, 1 2 ये तो जो 0 ये भी 0 करना है, मतलब 6 भी 0 करना है। तो पहले इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ 0 रोज हैं, कितने रोज 0 हैं, तो पहले तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओ भैया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे बनेगी, ए इज इक्वल टू, ऑपरेशन लगाओ, इसको 0 बनाने के लिए R1, ये R3 है, ये R1 है, ये R2 है। R3 6 में से R1 को घटाओ, 6 में से R1 को घटाओ, कैसे घटाएंगे, इसका 2 का 3 गुना 6 और 6 में से R1 का 3 गुना घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा जी, ठीक है। देखो कैसे, R3 टेंस टू मतलब R3 में चेंज आएगा, R3 टेंस टू, जिस जो टेंस टू होता है उसमें चेंज आता है, ठीक है। R3 टेंस टू क्या चेंज, R3 में से घटा दो 3R1, R3 में से R1 का 3 गुना घटा दो, तो R3 टेंस टू मतलब R3 में चेंज आएगा बस, और R1 R2 एज इट इज रहेगा। तो R1 R2 जो एज इट इज रहेगा उसको लिख दो, पहले R1 लिख दो 0 2 3, R2 लिख दो 0 4 6, ओके। अब R3 में चेंज आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है, R3 में R1 का 3 गुना घटाना है, 0 माइनस 0 का 3 गुना 0 होता है, 0 माइनस 0 0 होता है भैया, 6 माइनस 2 3 6,
इसका 3 गुना 6 होता है, 6 में से 6 0 हो गया। 9 में इसका 3 गुना 3 3 3 3 9, हाँ 9 में से 9 ये भी 0 हो गया जी। तो ऑपरेशन लग गया जी, ठीक है जी। अब देखिए ये मेन डायगोनल है ना, ये मेन डायगोनल इसको बोलते हैं, ठीक है जी। हाँ मेन डायगोनल, लेफ्ट का टॉप से राइट के बॉटम को मिला दीजिए, वो मेन डायगोनल होता है मैट्रिक्स का। उसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो गए, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब जब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया तो अब क्या लिखो, रैंक क्या होती रैंक बताओ। नंबर ऑफ 0 रोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 0 रोज कितनी है। अब 0 रोज किसको कहते हैं भैया, अरे 0 रोज उसको कहते हैं जिस रो के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, जैसे है ना 1 2 3, है ना 1 2 3, है ना, इस प्रकार से। अरे भैया एक गलती हो गई हमसे, सॉरी इसके लिए। नंबर ऑफ नॉन जीरो बोलना भैया, थोड़ा सा गलती हो गई, मैं थोड़ा सा गलती ही मैथमेटिक्स पे बड़ी दिक्कत कर देती है ना, तो माफी चाहता हूं। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नॉन जीरो रोज कितनी, ये बोलना है नॉन जीरो रोज नहीं, नॉन जीरो रोज मतलब जीरो रोज कितनी नहीं है ये बताना, सॉरी इसके लिए। ओके देखिए, अब देखिए इसमें R1 नॉन जीरो है कि नहीं है। देखो जीरो रोज वो होती है जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, जैसे थर्ड रो है, ये जो R3 है ना, इसके सारे एलिमेंट जीरो है, इसको जीरो रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो रोज, ठीक है। और इसके सारे एलिमेंट R2 के सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन जीरो रोज है। क्या है ये, नॉन जीरो रोज। और ये भी सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, ये भी नॉन जीरो रोज है? तो कितनी रोज ऐसी हैं जो नॉन जीरो है, नॉन जीरो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, कितनी रो ऐसी हैं जो नॉन जीरो है, 2 रो ऐसी हैं जो नॉन जीरो है। तो इसका मतलब देयरफॉर रैंक इज इक्वल टू 2। जितनी रोज नॉन जीरो है उतनी, उसी को रैंक कहते हैं उस मैट्रिक्स का। तो 2 आपका आंसर हो गया भैया, ठीक है जी। हाँ ये है, बस समझ गए। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझ लीजिएगा। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट जी, इफ u इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस by स्क्वायर, देन फाइंड j ब्रैकेट के अंदर u कोमा v अपॉन x कोमा y। j मतलब यहां पे स्टूडेंट जैकोबियन से है, जैकोबियन का क्वेश्चन है ये। और जैकोबियन क्या होता है जरा मैं यहां पे लिखा हुआ, इसको जरा समझ लीजिए ध्यान से, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है जी। देखिए जैकोबियन क्या होता है कि इफ u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। अगर u और v दो फंक्शन है, जैसे यहां पे u और v दो फंक्शन है x और y में, u फंक्शन है x और y का, v फंक्शन है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। u और v डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है जी। इफ u एंड v आर टू फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y, देन डिटर्मिनेंट ऑफ del u upon del x, del u upon del y, del v upon del x, del v upon del y is called Jacobian of u and v with respect to x and y। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिनोटेड बाय del u, v upon del x, y, या फिर j u, v upon x, y। ये एक ही चीज है, ये और ये एक ही चीज है। इसको जो जैकोबियन है उसको हम ऐसे j u, v अपॉन x, y से भी डिनोट कर सकते हैं, और del u अपॉन del x अपॉन del x y से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये बराबर होता है j, देखिए दिस इक्वल टू दिस होता है, दिस इज इक्वल टू दिस होता है, दिस इक्वल टू दिस होता है, ठीक है। देखिए हमें क्या निकालना है, j u, v अपॉन है, तो क्या निकालना है, j, अभी और क्लियर हो जाएगा आपको, j u, v अपॉन x, y निकालना है आपको, है ना। फाइंड j u, v अपॉन x, y, ठीक है। j मतलब जैकोबियन, ठीक है जी। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, del u, v अपॉन del x, y, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, एक ही चीज है, ठीक है जी। और ये बराबर होता है किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ, देखो किसके बराबर, del u अपॉन, ये पहले इसको लेंगे, del u अपॉन del x, फिर से del u अपॉन del y। जो ये वाला ऊपर का पहला वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल,
वो ऊपर दोनों जगह पूरे रो में यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, और उसके नीचे दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएंगे, ठीक है। फिर सेकेंड रो में दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल डेल भी आएगा, यहां पे भी डेल भी आएगा, अपॉन में यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेल एक्स, यहां पे डेल वाई। तो दिस इक्वल टू ये होता है डेल यू और एक्स वाई, डेल भी एक्स वाई, ठीक है, याद रखना इसको, दिस इक्वल टू दिस होता है, बस ये याद रखना। और रिटर्नमेंट, अब डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, अब डेल यू अपॉन डेल एक्स जो है निकालो और इसके यहां पे रख दो। अब कैसे निकलेगा भैया, देखो u बराबर क्या है आपके पास, u बराबर क्या है, u बराबर है डेल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या होगा, क्या होगा बताइए, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल देखो एक होता है डी, एक होता है डी यू अपॉन डी एक्स, तो इसका मतलब होता है कि u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और एक होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स, डी और डेल में अंतर है, ठीक है जी। डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब, डेल का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये तो डिफरेंशिएशन है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ ओके। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, इस u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करिए, तो जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो a और b तो यहां कांस्टेंट ऑलरेडी है, उसके अलावा जो दूसरा वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है, एक यहां पे y वेरिएबल है, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर हो रहा है तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है जी। हाँ, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स जब निकालते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो a अपनी जगह पे है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, प्लस बी वाई स्क्वायर, बी कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर भी यहाँ कांस्टेंट माना जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट एक्स हो रहा है, इसका पूरा कांस्टेंट, इसका डिफरेंस 0 हो गया, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो गया, 2ax हो गया जी, क्या हो गया, 2ax हो गया। और इसी प्रकार से डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लो भैया, फिर यहाँ पे रखेंगे ना हम इसकी जगह पे, इसी डेल इसका डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो x कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट हो गया तो 0 हो गया जी, प्लस b कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का 2y होता है, ठीक है जी। तो क्या हो गया, 2by बचा, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या निकला, 2ax लिख दिया यहाँ पे, इसकी जगह पे डेल यू अपॉन डेल वाई क्या निकला, 2by लिख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं जी, ठीक है ओके। अब देखिए जी ये और ये, हाँ अच्छा जी, अब हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए अब क्या, डेल भी अपॉन डेल एक्स चाहिए, क्या चाहिए, डेल भी अपॉन डेल एक्स, डेल भी अपॉन डेल एक्स यहां से निकलेगा, इसका डिफरेंशियल करो तो ये एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2ax हो जाएगा, और ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में, तो 2ax आ गया, ठीक है जी। इसी प्रकार से डेल भी अपॉन डेल वाई चाहिए, तो फिर x कांस्टेंट हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 2by हो जाएगा, ठीक है, पार्शियल डिफरेंस इस प्रकार। तो डेल भी अपॉन डेल एक्स की जगह 2ax रखिए भैया, क्या रखिए, 2ax रखिए, और डेल भी अपॉन डेल एक्स की माइनस 2by रखिए, ठीक है। अब डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहां, माइनस चिन्ह के बीच में, इसका मल्टीप्लाई यहां, तो इसका 2ax का मल्टीप्लाई किससे होगा, माइनस 2by से, फिर बीच में माइनस का चिन्ह आता है, फिर 2ax का मल्टीप्लाई होगा इससे, किससे, 2by से, ठीक है जी। सॉल्व कर दो भैया, ये माइनस 2 दूना 4, माइनस का 4ax हो गया, और ये भी माइनस का 4a, सॉरी ये y है, सॉरी इज इक्वल टू 2 दूना 4 माइनस का 4ab, ठीक है जी, माइनस का 4aby, और फिर यहां पे भी माइनस का 4abxy, अरे भैया xy भी तो लिखो भैया, abxy, क्या हो गया भैया आपको, सर क्या हो गया आपको, क्या लिख रहे हैं आप, कुछ भी लिख दे रहे, सोच रहे होंगे आप, है ना, कोई बात नहीं भैया, गलती हो गई, 2abxy, हाँ 4abxy, ओके। तो ये सेम है दोनों, और दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस का 8abxy आपका आंसर आ जाएगा। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, जैकोबियन का है क्वेश्चन ये, और इसको समझ लीजिए और बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है जी। आगे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे तो उसमें भी जैकोबियन के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और डिटेल जानकारी वहां पे आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट
इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स देन फाइंड डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। ये निकालना है आपको। क्या निकालना है? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है भैया आपको, ठीक है जी। और इसको आप लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स और डी वाई बटे डी एक्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आप डी वाई बटे डी एक्स निकाल लो, फिर उसका डिफरेंशिएशन। देखो y बराबर आपके पास दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ठीक है जी। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे अगर, तो y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx हो जाएगा। और इसका डिफरेंशिएशन देखिए, ये फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर है, सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होता है तो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगता है। उसमें क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, किसका? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन एक्स होता है जी, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है जी, ठीक है जी। समझ रहे ना? ओके, समझ गया, ओके ठीक है। तो ये हो गया भैया आपका x से एक्स स्क्वायर का एक पार्ट कट जाए, x बचेगा केवल, है ना। और प्लस 2x आगे लिख दो और ये आपका log x हो गया जी। यहां से x कॉमन ले लो तो 1 प्लस 2 log x बचा है जी, ठीक है जी। इतना हो गया। अब हम यहां पे क्या करेंगे कि d अपॉन डी एक्स और dy बटे dx का मान क्या निकला है? बड़ा ब्रैकेट लगा दो, x इंटू 1 प्लस 2 log x, ठीक है। इतना हो गया। dy बटे dx का मान यहां पे रख दिए, इसके अंदर रख दिए, तो d अपॉन dx बाहर है। तो d अपॉन dx बाहर है, मतलब कि इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है। इसमें फर्स्ट फंक्शन x हो गया, सेकंड फंक्शन पूरा ये हो गया, कौन सा? यहां से लेकर यहां तक 1 प्लस 2 log x, ठीक है। तो फिर से वही फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखो भैया, ऐसा है 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है और प्लस 2 कांस्टेंट है और log x का 1 अपॉन x होता है। तो ये हो गया जी आपका फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ये हो गया, ठीक है। प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज 1 प्लस 2 log x, ओके, इंटू फर्स्ट फंक्शन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है जी, ठीक है। बस हो गया, ओके। अब देखिए यहां पे 0 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2 अपॉन एक्स बचा, पूरे ब्रैकेट में 2 अपॉन एक्स बचा, और x इंटू 2 अपॉन एक्स से x कट जाएगा, 2 बचेगा खाली, है ना, ओके। प्लस यहां पे ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 प्लस 2 log x बचेगा जी, इंटू 1 का मल्टीप्लाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। इज इक्वल टू 2 और 1 3 प्लस 2 log x, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इफ फाइव के ऊपर बार 5 बार x, y, z इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस z, देन फाइंड ग्रेड GRAD, ग्रेड 5 बार। ग्रेड का मतलब था ग्रेडियंट, ठीक है जी। अब ग्रेडियंट से आप समझ गए होगे, अगर आपने डिटेल चैप्टर पढ़ा होगा ग्रेडियंट का, तो ग्रेडियंट क्या होता है थोड़ा बहुत जानकारी होगी, लेकिन नहीं है जानकारी तो हम यहाँ पे बता रहे हैं, घबराने वाली बात नहीं है, ओके। तो ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है जी। ग्रेडियंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, बीज गणितीय, सदिश बीज गणित का ये चैप्टर का क्वेश्चन है, सदिश वेक्टर, हाँ। ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ग्रेडियंट को शॉर्टकट में ग्रेड GRAD ग्रेड लिख देते हैं, और ग्रेड f मतलब f का ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेडियंट को डेल के ऊपर वेक्टर, हाँ, डेल वेक्टर से, ग्रेडियंट को डेल वेक्टर से भी डिनोट करते हैं, डेल वेक्टर f का ग्रेडियंट, ठीक है। और डेल वेक्टर बराबर ये होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता होनी चाहिए कि ग्रेडियंट या डेल वेक्टर बराबर ये होता है I डेल अपॉन डेल एक्स प्लस j डेल अपॉन डेल वाई प्लस k डेल अपॉन डेल z। ग्रेडियंट बराबर ये होता है, या डेल वेक्टर बराबर ये होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। f जो भी आपका फंक्शन है वो है जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 5 दे रखे हैं, यहाँ पे f है, ठीक है जी। ये डेल का मतलब, ग्रेडियंट का मतलब ये होता है, बस ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब फिर f का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो डेल f डेल f डेल f डेल अपॉन डेल इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से डेल अपॉन डेल एक्स मतलब पार्शियल डिफरेंशियल, जैसे डेल f अपॉन डेल एक्स है तो f का
पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल का मतलब पार्शियल है ना, और डेल एफ अपन डेल वाई का मतलब एफ का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब यहाँ पे कैसे होगा भैया, देखिए हमें क्या निकालना है, निकालना क्या है, हमें निकालना है ग्रेडियंट फाई बार, ठीक है जी, और ग्रेडियंट को हम पढ़ते हैं डेल फाई बार, ठीक है जी, है ना, और इज इक्वल टू डेल वेक्टर, डेल या ग्रेडियंट बराबर ये होता है, ये क्या होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है जी, ये हो गया डेल बार का मतलब। और फाइव बार का मान यहां पे दे रखा है जी, आपको क्या दे रखा है, 3x² प्लस 2y² प्लस z², ठीक है, इतना समझ गए। ओके, अब इस जैसे हमने f का मल्टीप्लाई यहां अंदर किया था ना, इस पूरे का मल्टीप्लाई यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, है ना, सबके साथ होगा। ओके, इज इक्वल टू आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में ये पूरा आएगा, है मल्टीप्लाई सबका हो रहा है, 3x² प्लस 2y² प्लस z², ओके, फिर प्लस j डेल अपॉन डेल वाई, फिर पूरा आएगा ये 3x² प्लस 2y² प्लस z², ओके, इतना हो गया, ये सही खत्म हो रही तो अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, प्लस फिर के डेल अपॉन डेल जेड और ब्रैकेट में पूरा ये आएगा 3x² प्लस 2y² प्लस z², ठीक है जी, इतना हो गया। ओके, इस अब यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट यहां पे है आई ब्रैकेट में, अब ये जो पूरा फंक्शन है ना, इसका पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स के अलावा जितने भी वेरिएबल है वो कांस्टेंट ट्रीट होंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन की ये खासियत है कि जो और वेरिएबल है एक्स जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वही वेरिएबल काउंट होगा और सारे कांस्टेंट काउंट होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 और y कांस्टेंट हो गया, z भी कांस्टेंट, तो इनका डिफरेंशिएशन तो भाई 0 हो गया, केवल 3 इंटू x², हाँ मतलब हाँ चलो 3 इंटू या x² का कर दो, x² का 2x होता है, 3 कांस्टेंट है, 3 दूना 6 हो जाए, 6x हो गया, ठीक है जी, समझ गए बात। ओके, प्लस j, अब इसका करो j, अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो ये कांस्टेंट 0 हो गया सारा, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 अपनी जगह पे y² का 2y होता है तो 4y हो जाएगा, 4y, ठीक है। ओके, प्लस के यहाँ पे ये कांस्टेंट क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू z होना है तो z² का होगा केवल, तो क्या होगा 2z होगा जी बस, ठीक है जी, इज इक्वल टू, अब देखो बस हो गया, आंसर आ गया 6xi प्लस 4yj प्लस 2zk, आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें निकालना था ग्रेडियंट फाइव बार इज इक्वल टू, ये आ गया जी आपका। तो इस प्रकार से भैया इसको करेंगे, डेफिनेशन ये है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है जे इंटीग्रेशन 0 to 3 इंटीग्रेशन 0 to 1 और ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड, फिर है डी जेड डी एक्स, मतलब ये डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। और डबल इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रेशन तो आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, अब डबल इंटीग्रेशन है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है देखिए। इसमें जो पहले वाला इंटीग्रेशन है ये पहले वाले के लिए काम करेगा, और जो दूसरा वाला इंटीग्रेशन है ये दूसरे वाले के लिए काम करेगा। देखा, डी जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेशन करना है तो ये पहले वाले का, तो इसका मतलब ये हुआ कि विद रिस्पेक्ट टू जेड, डी जेड मतलब विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेशन करना है तो इसके लिए पहले वाला इंटीग्रेशन, ये जेड की वैल्यू है, जेड इज इक्वल टू 0 से 3, और जो दूसरा वाला है जिसके रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेशन करना है तो इसके लिए ये दूसरा वाला इंटीग्रेशन, पहले वाला वेरिएबल के लिए पहले वाला इंटीग्रेशन, दूसरे वाले वेरिएबल के लिए दूसरे वाला इंटीग्रेशन, ये ध्यान रखना, ठीक है, हाँ इस चीज का ध्यान रखना। ये x इज इक्वल टू 0 to 1 हो गया, ठीक है। तो dx इधर से सबसे पहले, तो पहले dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाता है। पहले देखो, ये पहला इंटीग्रेशन अंदर से ये लगाओ ना, इधर से ये है, तो पहले इसको पहला इंटीग्रेशन मानते हैं और इसको दूसरा इंटीग्रेशन मानते हैं। इसको पहला डिफरेंशिएशन, इसको दूसरा डिफरेंशिएशन, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको पहला वेरिएबल, इसको दूसरा वेरिएबल, इसको पहला इंटीग्रेशन, इसको दूसरा इंटीग्रेशन, इस टाइप से आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है।
तो अब क्या होगा कि अगर हम पहले हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, पहले वाला जो इधर से पहला है, हाँ राइट से पहला dx है ना, तो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर ये वाला इंटीग्रेशन काम करेगा। ठीक है, क्या कौन सा काम करेगा? ये वाला काम करेगा। और dz और ये वाला एज इट इज रहेगा। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन 0 से 3 एज इट इज रहेगा, 0 से 3 एज इट इज रहेगा क्योंकि ये z की वैल्यू है। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन होगा बीच में, किसका होगा? इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, पहला इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा, है ना, और लिमिट 0 से 1 हो जाएगी। तो इसका इंटीग्रेशन करो, किसका? x प्लस वाई प्लस जेड का। विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x स्क्वायर, x का क्या होता है? x स्क्वायर बटे 2 हो जाता है। x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x स्क्वायर बटे 2, डिफरेंशियल 1 होता है लेकिन इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे 2 प्लस उसके बाद y और z कांस्टेंट ट्रीट होते हैं। x वेरिएबल है, उसके अलावा सारे कांस्टेंट ट्रीट होते हैं। ठीक है, y कांस्टेंट एज इट इज रहेगा लेकिन 1 इसमें है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस z कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में 1 मान लो उसको, है ना। और ये आपका फिर लिमिट लग जाता है इंटीग्रेशन करने के बाद 0 से 1, और dz आप लिख दीजिए। dz और ये वाला इंटीग्रेशन, z वाला इंटीग्रेशन ये एज इट इज रहेंगे। इसका इंटीग्रेशन इसके रिस्पेक्ट में होगा तो dx भी खत्म हो गया, और ये पहला वाला इंटीग्रेशन भी, पहले वाला वेरिएबल भी खत्म हो गया और पहले वाला इंटीग्रेशन भी खत्म हो गया। और इस पे 0 to 1 लगा दीजिए। 0 to 1 आपको पता ही होगा कैसे लगाते हैं। एक बार अपर लिमिट रखते हैं इसमें x की जगह पे, और एक बार लोअर लिमिट रखते हैं x की जगह पे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हुआ ना डिफरेंस, इसलिए x की जगह पे रखेंगे। ठीक है, ये तो अपना 0 to 3 एज इट इज रहेगा। ठीक है जी, ओके। अब इसमें एक बार अपर लिमिट रखो, x की जगह 1 रखो, x की जगह 1 रखेंगे तो 1/2 आएगा, प्लस x की जगह 1 रखेंगे तो y आएगा, प्लस x की जगह 1 रखेंगे तो z आएगा। ठीक है जी, और फिर माइनस x की जगह 0, x की जगह 0, इस पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया जी आपका, और ये आपका dz हो गया। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ओके, आगे चलो, आगे चलिए। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 3, अंदर बचा आपका 1/2 प्लस y प्लस z, और ये लगा आपको बाहर से dz। अब इसका ये तो सिंपल इंटीग्रेशन जैसे आप पहले कर, विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेशन करना है इसका, विद रिस्पेक्ट टू z। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, जो 1 मल्टीप्लाई 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z होगा जी, प्लस y, और y कांस्टेंट माना जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि z वेरिएबल रहेगा, केवल विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं ना, तो z वेरिएबल रहेगा और सारे वेरिएबल जितने भी होंगे वो कांस्टेंट ट्रीट होंगे। y कांस्टेंट है, y एज ए कांस्टेंट रख दिया, और 1 इसका मल्टीप्लाई है, उसका इंटीग्रेशन z हो गया, प्लस z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बटे 2 हो गया। ठीक है जी, और अब लिमिट लगा दो 0 से 3। ठीक है, ध्यान से देखना। हाँ, अब एक बार, ओहो लाइट चले गई ही तो भैया, लाइट दिख रहा है आपको? अगर दिख रहा है तो हम कंटिन्यू रखते हैं। इन्वर्टर की लाइट थोड़ा सा कम है तो थोड़ा दिख ही रहा होगा। चलो हम कंटिन्यू रखते हैं। ओके, हाँ ठीक है। अपर लिमिट रखो 3, z की जगह 3 रखना है तो 3/2 हो जाएगा ये, प्लस z की जगह 3 तो 3y हो जाएगा। ठीक है जी, और है ना, और प्लस z की जगह 3, 3 9/2 हो जाएगा। ठीक है जी, और माइनस अब लोअर लिमिट z की जगह 0, z सब जगह 0 0 पूरा का पूरा 0 हो गया जी, और ये आपका ब्रैकेट बंद, और आगे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, या इसको ब्रैकेट भी मत लिखो। 3/2 और 9/2 बेस सेम है, 9 और 3 12, 12/2। हाँ, इनको जोड़ सकते हैं, 9 और 3 12, 12/2, 12/2 6 होता है, तो 6 प्लस 3y आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से स्टूडेंट इसको आप करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। डिटेल लेक्चर के लिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, इसमें क्या है कि जैसे इसमें एक मेथड होता है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो वेरिएबल अगर सेपरेट हो जाते हैं x की y के dy के साथ और x के dx के साथ, तो
आप इंटीग्रेशन इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। 1 + y² dy, ठीक है जी। dx को उधर ले जाओ, 1 + y² dx, ठीक है जी। अभी भी वेरिएबल सेपरेट नहीं, y dy के साथ y वाले आने चाहिए, तो 1 + y को इधर लेके आओ, 1 + y² इधर आ गया, dy इज इक्वल टू 1 + x² को dx के साथ ले जाओ, तो 1/1 + x² dx, ठीक है जी। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दो, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो गए। क्या हो गया है? वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। अब वेरिएबल जब सेपरेट हो गए हैं, क्योंकि dy के साथ y के आगे, dx के साथ x के आगे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड आप कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड। और जब इंटीग्रेशन लगाते हैं तो +c भी लगाया जाता है, याद रखना, इसको लगाया जाता है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट कि 1/1 + x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan 1x, ठीक है जी। तो 1/1 + y² का क्या होगा? tan 1y होगा, tan 1y, ये आपको पता होना चाहिए। इज इक्वल टू 1/1 + x² क्या होता है? tan 1x होता है, और +c, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, इसमें सिंपल है, ठीक है जी। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम इसमें आपको इससे सेक्शन बी में जाएंगे, इससे क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा इससे लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं सारे, तो इसका मतलब आपको आगे भी आ सकते हैं। और नहीं समझ में आए हैं तो आप बता दीजिए, लाइट आ गई है, थैंक यू, इसका मतलब समझ में आ गया आपको, है ना, ठीक है। और नहीं समझ में आया है तो फिर भी बता दीजिए कमेंट करके कि भाई हमें और किस तरीके से समझाना है। और अगर आपको चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 2 भी हम सॉल्व करके बताएं, तो आप कमेंट में जरूर करिए। अगर आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, लाइक करेंगे, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। और स्टूडेंट, जो आपका जनवरी में एग्जाम है, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से मेहनत से एग्जाम दीजिएगा, और एग्जाम हॉल में बहुत अच्छे से शांत होकर एग्जाम देंगे, तो 100% आप पास हो जाएंगे और आप मैथ्स की बैग से बच जाएंगे।